हेलो फ्यूचर सीएस, मैं हूं द लीगल अध्यापक और ध्यान से सुन लीजिए, ये कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये एक फुल स्पीड वन शॉट रिवीजन सेशन है जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज करवाना। इसलिए एक छोटी सी सीरियस रिक्वेस्ट है, अपनी बुक जरूर साथ रखिए। इस वीडियो में जो भी स्लाइड्स, इमेजेस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे उन्हें बुक के साथ पैरेलल फॉलो करते चलिए ताकि आपकी रिवीजन हो 100% इफेक्टिव। अगर आप फोकस्ड रहेंगे और बुक के साथ एक्टिवली फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं ये सेशन आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन टुडेज फुल स्पीड लॉ रिवीजन विद द लीगल अध्यापक। आज हम कवर करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक इंपॉर्टेंट यूनिट, कंसिडरेशन। फ्यूचर सीएज, सबसे पहले समझो कंसिडरेशन होता क्या है। लॉ कहता है जब प्रॉमिसर के डिजायर पर प्रॉमिसी या कोई और व्यक्ति कुछ करता है, करने से रुकता है या करने का प्रॉमिस करता है, तो जो भी रिटर्न में दिया जा रहा है उसे कंसिडरेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, क्विड प्रो को मतलब समथिंग इन रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब दोनों तरफ से कुछ मिल रहा हो। एग्जाम्पल लो, ए ने बी से कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा अगर तुम मेरा घर पेंट कर दो। यहां बी का घर पेंट करना कंसिडरेशन है ए के लिए और ए का 10,000 देना बी के लिए कंसिडरेशन है। दोनों तरफ से एक्सचेंज हो रहा है। अब हम समझते हैं, कंसिडरेशन एक एक्ट भी हो सकता है, मतलब कुछ करना। जब कोई व्यक्ति किसी के कहने पर कोई काम करता है वही उसका कंसिडरेशन बन सकता है। एग्जाम्पल समझो, अजय ने भुवन को गारंटी दी कि अगर चैतन्य पेमेंट नहीं करेगा तो मैं करूंगा। यहां भुवन का माल क्रेडिट पर देना ही अजय के प्रॉमिस का कंसिडरेशन है, मतलब अजय का प्रॉमिस हवा में नहीं है, उसके बदले भुवन ने रिस्क लिया। दूसरा कंसिडरेशन एब्स्टिनेंस भी हो सकता है, यानी कुछ न करना। लॉ सिर्फ पॉजिटिव एक्ट को नहीं बल्कि कुछ न करने को भी कंसिडरेशन मानता है। एग्जाम्पल, अभिषेक बोलता है भारती को कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल नहीं करूंगा अगर तुम मुझे 1 लाख दे दो। यहां अभिषेक का केस फाइल न करना ही कंसिडरेशन है, मतलब सूट फाइल न करना एक लीगल राइट छोड़ना है और राइट छोड़ना भी कंसिडरेशन है। अब एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, कंसिडरेशन इक्वल्स कुछ बेनिफिट एक पार्टी को प्लस कुछ डेट्रीमेंट या लॉस दूसरी पार्टी को, यानी एक को फायदा और दूसरे को सैक्रिफाइस। एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूं और तुम मुझे लैपटॉप देते हो, तुम्हारा लैपटॉप देना तुम्हारा डेट्रीमेंट है और मेरा बेनिफिट, और मेरा पैसा देना मेरा डेट्रीमेंट और तुम्हारा बेनिफिट। इसी एक्सचेंज को लॉ कंसिडरेशन मानता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दिमाग में बिठा लो, कंसिडरेशन मस्ट इंक्लूड रिटर्न एलिमेंट, मतलब वन साइडेड प्रॉमिस जनरली एनफोर्सेबल नहीं होता जब तक कोई लीगल एक्सेप्शन ना हो। अब समझते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। तो पहला पॉइंट है, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। अगर तुम अपनी मर्जी से कुछ कर दो और बाद में पैसा मांगो, वो कंसिडरेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल, आर ने एस के घर का सामान आग से बचा लिया बिना एस के कहने के, बाद में आर रिवॉर्ड मांगता है। लॉ कहता है नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्ट एस के डिजायर पर नहीं था। कंसिडरेशन तभी वैलिड है जब प्रॉमिसर के कहने पर एक्ट किया गया हो। इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस याद रखो, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। यहां प्लेंटिफ ने मार्केट बनवाया कलेक्टर के कहने पर, लेकिन डिफेंडेंट ने बाद में कमीशन देने का प्रॉमिस किया। कोर्ट ने कहा डिफेंडेंट पर कोई लायबिलिटी नहीं क्योंकि मार्केट उसके कहने पर नहीं बनी थी, मतलब कंसिडरेशन डिफेंडेंट के डिजायर पर नहीं था। अगला पॉइंट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। इंडियन लॉ यहां इंग्लिश लॉ से अलग है। यहां कंसिडरेशन सिर्फ प्रॉमिसी ही नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति भी दे सकता है। एग्जाम्पल समझो, चिनैया वर्सेस रमैया केस। एक मां ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दी कंडीशन के साथ कि बेटी अपने मामा को एनुअल पेमेंट करेगी। बेटी ने रिटर्न एग्रीमेंट भी किया लेकिन बाद में पेमेंट नहीं दी। मामा ने सू किया। कोर्ट ने कहा मामा सू कर सकता है क्योंकि कंसिडरेशन मां ने दिया था और इंडियन लॉ में थर्ड पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। इसीलिए कहते हैं देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन की। सबसे पहले समझो, जब कंसिडरेशन किसी एक्ट के परफॉर्मेंस से कंसिस्ट करता है, यानी काम ऑलरेडी कर दिया गया है, तो उसे एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन कहते हैं। मतलब जो प्रॉमिस के बदले काम था वो परफॉर्म हो चुका है। एग्जाम्पल समझो, ए ने बी को 5,000 रुपए दे दिए और बी ने बोला कि मैं तुम्हें 1 महीने बाद 1 क्विंटल गेहूं डिलीवर करूंगा। यहां ए का पैसा देना एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन है क्योंकि उसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, लेकिन बी का गेहूं देना अभी फ्यूचर में होगा तो बी का पार्ट एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन है।
अब एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन क्या होता है? जब दोनों तरफ से सिर्फ प्रॉमिस होता है, परफॉर्मेंस फ्यूचर में होगी, तो उसे एग्जीक्यूटरी कहते हैं। एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस करता है कि मैं 1 महीने बाद 10,000 दूंगा और बी प्रॉमिस करता है कि मैं 1 महीने बाद फर्नीचर डिलीवर करूंगा। यहाँ दोनों तरफ सिर्फ प्रॉमिसेस हैं, परफॉर्मेंस बाद में होगी, तो दोनों एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब कैश एंड कैरी, जैसे तुम दुकान में पैसा देते हो और सामान लेते हो। फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब दोनों फ्यूचर में प्रॉमिस करते हैं। अब आते हैं पास्ट कंसिडरेशन पर, थोड़ा डीपर लेवल पर। लॉ कहता है कंसिडरेशन हैज डन और अब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग भी हो सकता है। ये लाइन पास्ट कंसिडरेशन को रेकग्नाइज करती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पास्ट कंसिडरेशन तभी वैलिड है जब वो प्रीवियस रिक्वेस्ट पर किया गया हो। एग्जाम्पल समझो, ए ने बी से कहा मेरे लिए ये लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर दो। बी ने नोटिस ड्राफ्ट कर दिया। 1 हफ्ते बाद ए बोलता है मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। ये पास्ट कंसिडरेशन है और वैलिड है, क्योंकि बी ने काम ए के कहने पर किया था। लेकिन अगर बी ने अपनी मर्जी से नोटिस ड्राफ्ट किया और बाद में ए ने प्रॉमिस किया पेमेंट का, तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पास्ट वॉलंटरी एक्ट था, रिक्वेस्ट पर नहीं। इसलिए याद रखो, पास्ट कंसिडरेशन मोटिव हो सकता है, लेकिन रियल कंसिडरेशन तभी है जब वो प्रॉमिसर के डिजायर पर हुआ हो। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल पर, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। मतलब लॉ इक्वालिटी चेक नहीं करता, बस कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कोर्ट ये नहीं देखेगी कि डील फेयर थी या नहीं। एग्जाम्पल, 150 रुपया देगा। ये ट्रांजैक्शन वॉइड नहीं होगी सिर्फ इसलिए कि प्राइस कम है। अगर कंसेंट फ्री है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन एक ट्विस्ट याद रखना, अगर कंसिडरेशन शॉकिंगली इनएडिक्वेट है और कोई पार्टी बोले कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोअर्जन था, तो कोर्ट उस इनएडिक्वेसी को एविडेंस के रूप में देखेगी। एग्जाम्पल, एक बूढ़े व्यक्ति से उसका केयर टेकर 10 लाख की प्रॉपर्टी सिर्फ 50,000 में खरीद ले और बाद में प्रूव हो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, तो इनएडिक्वेसी एविडेंस बन सकती है। सेक्शन 25(2) क्लियरली कहता है अग्रीमेंट वॉइड नहीं होता सिर्फ इसलिए कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। इसलिए एग्जाम में लिखना, कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ बट नीड नॉट बी इक्वल इन इकोनॉमिक टर्म्स। अब अगला रूल समझो, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं। लॉ को कोई फैंटेसी या इमेजिनेशन पसंद नहीं है। कंसिडरेशन ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे लॉ वैल्यू दे सके। अगर कोई बोले मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा अगर तुम जादुई तरीके से खजाना ढूंढ लाओ, या मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर तुम किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दो, तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल नहीं। ये फिजिकली इम्पॉसिबल और इल्यूजरी है। ऐसी कंसिडरेशन का कोई कानूनी वैल्यू नहीं। रियल कंसिडरेशन क्या हो सकती है? पैसा, गुड्स, सर्विस, किसी लीगल राइट का सरेंडर या किसी क्लेम को विड्रॉ करना। ये सब रियल और वैल्यूएबल चीजें हैं। फ्यूचर सीएज, अब हम कंसिडरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझते हैं। ध्यान से सुनना। रूल ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी कानूनी रूप से किसी काम को करने के लिए बाध्य है, तो उसी काम को करने के बदले अगर उससे कोई पैसा या प्रॉमिस दिया जाए, तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाता। मतलब सिंपल है, अगर लॉ ने आपको कहा है कि आपको ये काम करना ही है, तो उसके लिए अलग से रिवॉर्ड डिमांड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लो, एक विटनेस कोर्ट में एविडेंस देने के लिए लीगली बाउंड होता है। अगर कोई बोले मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा बस सच बोल देना, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, क्योंकि विटनेस वैसे ही ड्यूटी बाउंड है एविडेंस देने के लिए, उसने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। इसी तरह सोचो, एक लॉयर को क्लाइंट ने केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया और फीस फिक्स हो गई। बाद में क्लाइंट बोलता है अगर केस जीत गए तो एक्स्ट्रा 1 लाख दूंगा। नॉर्मली ये प्रॉमिस वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि लॉयर अपना काम करने के लिए पहले ही बाउंड है। लेकिन यहां एक सटल ट्विस्ट है। अगर व्यक्ति अपनी लीगल ड्यूटी से ज्यादा कुछ करे तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट कंसिडरेशन बन सकता है, यानी जो लीगली रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा परफॉर्म करना। अगर एक्स्ट्रा काम है तो वैलिड हो सकता है। ध्यान रहे, वेग प्रॉमिस भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लॉ सर्टेनिटी पसंद करता है। अब इंपॉर्टेंट रूल, कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि कुछ दिया जा रहा है, वो चीज लीगल भी होनी चाहिए। अगर कंसिडरेशन अनलॉफुल, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। एग्जाम्पल लो, कोई कंपनी किसी को प्रॉमिस करे कि हम तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिलवा देंगे अगर तुम 50,000 दो। ये अग्रीमेंट वॉइड होगा। गवर्नमेंट जॉब पैसा देकर दिलवाना पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है।
या कोई अग्रीमेंट करे कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर तुम इल्लीगल काम करो, ये भी वॉइड होगा। या कोई अग्रीमेंट करे कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर तुम अपने स्पाउस को छोड़ दो, ये इमोरल माना जा सकता है और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगा। लॉ का सिंपल प्रिंसिपल है, जो समझ और कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं बन सकती। फ्यूचर सीएस अब ध्यान से सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले बेसिक रूल समझ लो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वही व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी नहीं हो तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, चाहे आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा ही क्यों ना मिल रहा हो। एग्जाम्पल लो, पी ने अपनी प्रॉपर्टी आर को बेची और आर ने प्रॉमिस किया कि वो पी का 1 लाख का कर्ज क्यू को चुका देगा। अब अगर आर पैसा नहीं देता तो क्यू डायरेक्टली आर पर केस नहीं कर सकता, क्योंकि क्यू उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी ही नहीं था। वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए स्यू नहीं कर सकता। ये है जनरल रूल। लेकिन लॉ इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है। कुछ सिचुएशंस में थर्ड पार्टी भी स्यू कर सकती है। पहला एक्सेप्शन समझो ट्रस्ट का। अगर ए ने प्रॉपर्टी बी को ट्रस्ट में दी और बोला कि इसकी इनकम सी को मिलेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच है, सी पार्टी नहीं है। फिर भी अगर बी पैसा सी को नहीं देता तो सी स्यू कर सकता है, क्योंकि ट्रस्ट में बेनिफिशियरी का राइट इंडिपेंडेंट माना जाता है। दूसरा एक्सेप्शन है फैमिली सेटलमेंट। मान लो 2 भाई एक्स और वाई डिसाइड करते हैं कि पार्टीशन के बाद वो अपनी माँ को हर महीने 20,000 देंगे। बाद में वो पैसा देना बंद कर देते हैं। माँ कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, फिर भी वो कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि फैमिली अरेंजमेंट का पर्पस ही था उसको बेनिफिट देना। तीसरा एक्सेप्शन मैरिज अरेंजमेंट्स का होता है। मान लो एक हस्बैंड अपने ससुर से प्रॉमिस करता है कि वो अपनी वाइफ को प्रॉपर्ली ट्रीट करेगा या अलाउंस देगा। अगर वो प्रॉमिस तोड़ता है तो वाइफ भले ही कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी ना हो, फिर भी स्यू कर सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट के लिए था। चौथा एक्सेप्शन है असाइनमेंट। जब कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाता है तो नया पर्सन यानी असाइनी उस बेनिफिट को एनफोर्स कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर ए को बी से 50,000 मिलने हैं और ए अपना राइट सी को ट्रांसफर कर देता है तो सी बी से पैसा रिकवर कर सकता है, क्योंकि बेनिफिट असाइन हो चुका है। लेकिन ध्यान रहे, पर्सनल स्किल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स असाइन नहीं होते, जैसे सिंगर या पेंटर का कॉन्ट्रैक्ट। पांचवा एक्सेप्शन एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल का है। अगर प्रॉमिसर अपने कंडक्ट से एक्सेप्ट कर लेता है कि वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल है तो बाद में मना नहीं कर सकता। जैसे अगर ए खुद को बी का एजेंट बताकर पैसा रिसीव करता है तो बाद में ये नहीं कह सकता कि मैं एजेंट नहीं था। छठा एक्सेप्शन कवेनेंट रनिंग विद लैंड का है। अगर लैंड के साथ कोई कंडीशन अटैच्ड है, जैसे ए ने लैंड बेची इस कंडीशन पर कि यहाँ फैक्ट्री नहीं बनेगी, और बायर को ये कंडीशन पता थी, तो फ्यूचर बायर भी उस कंडीशन से बाउंड होगा। सातवां एक्सेप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू एजेंट का है। अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है और स्कोप के अंदर एक्ट किया है तो प्रिंसिपल स्यू कर सकता है, भले ही डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में नाम एजेंट का हो। तो याद रखो, जनरल रूल ये है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता, लेकिन ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज अरेंजमेंट, असाइनमेंट, एस्टॉपल, कवेनेंट रनिंग विद लैंड और एजेंसी जैसे केसेस में थर्ड पार्टी भी अपना राइट एनफोर्स कर सकती है। फ्यूचर सीएस ध्यान से सुनो, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और वो है अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन कब वैलिड होता है। क्योंकि नॉर्मली रूल क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर किसी एग्रीमेंट में कुछ रिटर्न या क्विड प्रो क्वो नहीं है तो वो वॉइड होता है। लेकिन लॉ ने कुछ स्पेशल सिचुएशंस में इस रूल को रिलैक्स किया है और वही आज हम लॉजिकली समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला एक्सेप्शन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर एग्रीमेंट नेचुरल लव और अफेक्शन से बना हो, पार्टीज नियर रिलेशन में हो, अग्रीमेंट राइटिंग में हो और प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो, तब बिना कंसिडरेशन के भी वो वैलिड होगा। एग्जाम्पल समझो, एक फादर अपने बेटे को कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। अगर ये सिर्फ बोल दिया और कोई रिटन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये एनफोर्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर फादर ने प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की है तो बेटा कोर्ट में एनफोर्स कर सकता है, क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन नहीं है पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन एक्सेप्शन अप्लाई हो रहा है। और हाँ, मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक रील भी बनाई है जिसका स्कैनर स्क्रीन पर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी। इस रील में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन को सुपर एंगेजिंग एनिमेशंस के थ्रू बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं, इसलिए एक बार जरूर देख लेना, मिस मत करना। चलो
तो अब दूसरा एक्सेप्शन है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का कॉम्पेंसेशन। मान लो ए ने बिना किसी रिक्वेस्ट के बी की जान बचाई या उसका घर आग से बचाया। बाद में बी खुश होकर बोलता है मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, तो ये प्रॉमिस वैलिड होगा क्योंकि सर्विस वॉलंटरी थी और प्रॉमिसर के बेनिफिट के लिए थी। लेकिन अगर ए बिना पूछे बी का गार्डन साफ कर दे और बाद में पैसा मांगे तो वो एनफोर्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो सर्विस प्रॉमिसर की डिजायर पर नहीं थी। तीसरा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है टाइम बार्ड डेट। लिमिटेशन पीरियड खत्म होने के बाद नॉर्मली डेट रिकवर नहीं होता, लेकिन अगर डेटर राइटिंग में साइन करके प्रॉमिस करे कि मैं ये पुराना कर्ज चुकाऊंगा तो वो वैलिड हो जाता है बिना फ्रेश कंसिडरेशन के। एग्जाम्पल, राम ने श्याम से 1 लाख रुपए उधार लिया और लिमिटेशन एक्सपायर हो गई। फिर राम एक साइंड लेटर लिखता है कि मैं पैसा चुकाऊंगा। अब श्याम कोर्ट में इन्फोर्स कर सकता है, लेकिन सिर्फ ओरल प्रॉमिस से काम नहीं चलेगा। चौथा पॉइंट है एजेंसी। एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम मेरे बिहाफ पर मेरी प्रॉपर्टी सेल कर दो और तुम मान जाओ तो वैलिड एजेंसी क्रिएट हो गई, चाहे मैं तुम्हें कमीशन दूं या ना दूं, क्योंकि सेक्शन 185 कहता है कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट एजेंसी। पांचवा एक्सेप्शन है कंप्लीटेड गिफ्ट। अगर गिफ्ट एक्चुअली ट्रांसफर हो चुकी है तो कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। एग्जाम्पल, ए ने बी को एक वॉच गिफ्ट में दे दी और डिलीवरी कंप्लीट हो गई तो बी एनफोर्स कर सकता है अपना ओनरशिप राइट। लेकिन अगर ए सिर्फ प्रॉमिस करे कि मैं कल तुम्हें वॉच गिफ्ट करूंगा और बाद में मना कर दे तो बी एनफोर्स नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ प्रॉमिस था, कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं। छठा पॉइंट है बेलमेंट। बेलमेंट में भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं होती। मान लीजिए एक स्टूडेंट अपने दोस्त से कहता है, भाई मेरा नया आईफोन मम्मी से बचा के 2 दिन के लिए अपने पास रख ले वरना कॉन्फिस्केट हो जाएगा। दोस्त बोलता है ठीक है दे दे, मैं संभाल के रखूंगा। अब यहां स्टूडेंट हुआ बेलर, दोस्त हुआ बेली, आईफोन हुआ गुड्स। कोई पैसा नहीं दिया, कोई बेनिफिट नहीं मिला, फिर भी जैसे ही फोन दिया और उसने एक्सेप्ट किया, बेलमेंट क्रिएट हो गया। सिंपल। याद रखने वाली लाइन, फ्री में फोन संभालना भी बेलमेंट होता है। सातवां पॉइंट है चैरिटी। अगर कोई पर्सन चैरिटी के लिए प्रॉमिस करता है और ट्रस्ट उस प्रॉमिस के बेसिस पर लायबिलिटी ले लेता है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है, तो प्रॉमिसर बाद में मना नहीं कर सकता क्योंकि ट्रस्ट ने उस प्रॉमिस पर एक्ट किया है। एग्जाम्पल, ए ने प्रॉमिस किया कि मैं 5 लाख टेम्पल को दूंगा और टेम्पल ट्रस्ट ने उस प्रॉमिस के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया। अब ए लायबल हो सकता है। दोस्तों, यहां होता है आपके यूनिट 2 कंसिडरेशन का खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई होप अब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट सुनते ही दिमाग में घंटी बजती होगी। फ्यूचर सीएस, प्रॉमिस फ्री में नहीं चलता, कुछ देना पड़ता है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, समझे? अगर एग्जाम्स निकालने हैं और इस यूनिट के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो फटाफट नीचे कमेंट करो। 150 रुपया देगा। भाई, कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं और 150 रुपया देगा के बिना नोट्स नहीं। और हाँ, हम ऐसी ढेर सारी सिंपल और स्कोरिंग लॉ वीडियोस बनाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करो वरना एग्जामिनर बोलेगा कंसिडरेशन वैलिड है पर तुम्हारा अटेम्प्ट इनवैलिड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।